उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक थाना आता है बिथनू थाना। और इसी बिथनू थाना के अंतर्गत एक कस्बा पड़ता है मझाबन कस्बा। और ये जो मझाबन कस्बा है, इसी कस्बे के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के मुखिया हैं जिनका नाम धर्मवीर है। धर्मवीर की एक पत्नी जिसका नाम नीलम है, और धर्मवीर और नीलम की एक बेटी है जिसका नाम है मानसी। धर्मवीर जो कि पेशे से मजदूर है, मेहनत मजदूरी करता है और जो भी कुछ पैसे कमाता है उससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। मानसी दोनों ही पति पत्नी की बेहद ही लाडली बेटियां थी, लेकिन धीरे धीरे जब मानसी बड़ी होती है तो घर परिवार वालों को मानसी की चिंता होती है। मानसी की चिंता ये होती है दोस्तों, कोई भी बाप हो, कोई भी माँ हो, अगर बच्चे जवान होते हैं तो सबसे ज़्यादा फिक्र माँ बाप को होती है कि किसी तरीके से बच्चे सेटल हो जाए। लड़की होती है तो फिक्र ये रहती है कि उसकी शादी हो जाए। लिहाजा उसके बाद में परिवार वाले जो होते हैं ये मानसी के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों, कानपुर देहात के गांव के अंदर मानसी का रिश्ता तय हो जाता है और तकरीबन 3 साल पहले मानसी की बड़ी धूमधाम से ये परिवार वाले शादी कर देते हैं। अब मानसी शादी कर कर अपने घर जा चुकी थी, अपने पति के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रही थी। पति मेहनत मजदूरी किया करता था, बाहर अक्सर काम करने के लिए जाया करता था। लेकिन इस बीच में जो मानसी होती है ये खाली समय में अपने मोबाइल के पन्ने पलटा करती थी। कभी फेसबुक चलाया करती थी, कभी इंस्टाग्राम और कभी व्हाट्सअप। इसी तरीके से जब ये सोशल मीडिया के पन्ने लगातार पलटती है तो इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिस लड़के का नाम होता है मनीष यादव। मनीष यादव जो कि बिथनू थाना क्षेत्र के जगदीशपुरा गांव का रहने वाला है। अब मनीष यादव से जब मुलाकात होती है, पहले हाय हेलो, फिर दोस्ती, लेकिन ये जो दोस्ती थी धीरे धीरे इतनी ज़्यादा नज़दीकियों में बदल जाती है कि अब इन दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन नहीं था। मानसी जब कभी भी अपने पति को रुखसत कर देती तो उसके बाद में सीधा सीधा इसी मनीष के साथ में बातचीत शुरू कर देती। पहले ये बातचीत मैसेज से चालू होती है, उसके बाद में कॉल पर चालू होती है और उसके बाद में वीडियो कॉल तक आ जाती है। इन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर शुरू होता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि जो मानसी थी ये पहले से शादीशुदा थी और उसका पति भी था। लिहाजा अब से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है कि मानसी अपने मायके में किसी प्रोग्राम में आती है। अब मायके में वो प्रोग्राम में तो आई थी, लेकिन किसी का जहन मानसी की तरफ को गया ही नहीं था कि मानसी के दिल में आखिरकार क्या चल रहा है। और यहीं पर वो अपने प्रेमी मनीष को बुलाती है और उसके बाद में चालाकी से ये मनीष के साथ में वहाँ से फरार हो जाती है। अब जैसे ही ये बात घर वालों को पता चलती है, मानसी भाग गई है, घर वालों को बड़ा धक्का लगता है, झटका सा लगता है। क्योंकि दोस्तों, एक माता पिता की यही इज्जत होती है, बिटिया अगर जवान है और बेटिया अगर सही रास्ते पे चल रही है तो बाप छाती चौड़ी कर कर चल सकता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बच्चे जो होते हैं ये माँ बाप का नाम ख़राब कर देते हैं। अब मानसी जो थी ये भाग तो जाती है, लेकिन उसके बाद में जो पिता होते हैं धर्मवीर और इनकी जो माँ होती है नीलम और बाकी के जो रिश्तेदार होते हैं ये सीधा सीधा बिथनू थाना में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में मानसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब मानसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो कराई गई थी, लेकिन इधर पुलिस जब ढूंढना शुरू करती है तो उसके बाद में अगले 10 दिन के बाद में मानसी खुद पुलिस थाने आ जाती है। पुलिस थाने आने के बाद में मानसी पुलिस वालों से कहती है कि मैं अपनी मर्जी से मनीष के साथ गई हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और आगे की ज़िंदगी मनीष के साथ ही गुजारूंगी। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उसके बाद में माता पिता के पास में अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि लड़की अगर अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाह रही है तो फिर भला कौन ही क्या कर सकता है। उसके बाद में इस लड़की को मनीष के साथ भेज दिया जाता है। परिवार वाले बेचारे अपने यहाँ आ जाते हैं। लेकिन इसी बीच में कल अचानक से बिथनू थाना से एक पुलिस ऑफिसर का फोन मानसी के परिवार वालों को पहुँचता है और परिवार वालों से वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी मानसी है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम जल्दी से जो हैलट हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में पहुंचो। अब परिवार वाले बेचारे ये बात सुनते हैं, दौड़े दौड़े भागे भागे हैलट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। लेकिन जब हैलट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी बच्ची उन्हें सही सलामत नहीं मिलती है, बल्कि उन्हें तो उनकी बच्ची की लाश मिलती है। अब जब अपनी बच्ची की वो डेड बॉडी को देखते हैं तो जो मां नीलम होती है बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। मौके पर ही वो कई बार बेहोश तक हो जाती है। हालांकि दोस्तों, परिवार वाले ये कहते हैं कि उनकी बेटी ने कोई भी सुसाइड नहीं किया है।
हालांकि रिपोर्ट्स में यह आया है कि लड़की नीलम ने सल्फाज खाकर अपनी जान दे दी है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में कपड़े के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। यानी परिवार वालों का इल्ज़ाम यह है कि पहले मनीष ने इस मानसी के साथ में रेप किया और उसके बाद में उसके प्राइवेट पार्ट पर कपड़े ठूंस दिए, जिसकी वजह से ये दर्द, ये पीड़ा, ये तकलीफ बच्ची मानसी बर्दाश्त न कर पाई और उसने सल्फाज खाकर अपनी जान दे दी। परिवार वाले आगे ये भी कहते हैं कि मानसी अगर ज़्यादा ही परेशान थी तो एक बार वो हमें कॉल कर देती, काश हम उसे बचा पाते। मानसी की जो मौसी होती हैं सुनीता देवी, वो कहते हैं कि लगभग 8 दिन पहले मानसी ने अपनी मौसेरी बहन आकांक्षा को कॉल किया था और कॉल करने के बाद में उसने बताया था कि मनीष उसे बहुत ज़्यादा मारता तोड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ना बाहर निकलने देता है, उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। आगे मानसी कुछ बता पाती इससे पहले ही मनीष फ़ोन छीन लेता है और फ़ोन कट कर देता है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले के अंदर हत्या का केस दर्ज कर और अभी छानबीन की जा रही है। बात करें वहीं इसी मनीष यादव की, तो मनीष यादव मौके से फरार है। पुलिस की अलग अलग टीमें मनीष यादव को ढूंढ रही हैं, लेकिन जहाँ तक अभी पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस का यही कहना है कि जो लड़की ने जान दी है वो आत्महत्या का केस ही लग रहा है। बहरहाल बात रही अगर प्राइवेट पार्ट पे कपड़े ठूंसने की, तो लड़की का जो बिस्तरा है वो सुरक्षित रखा गया है और आगे इस केस के अंदर गहनता से छानबीन की जाएगी। दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोग को इसलिए सुनाई है कि आजकल हमारे जो बच्चे होते हैं वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं कि जिसके बाद में उन्हें पछताने तक का मौका नहीं मिलता। मानसी, जिसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी और वो अपने पति के साथ में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसके बाद में उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई। उस लड़के के चक्कर में उसने न अपने माँ बाप के बारे में एक बार सोचा, न अपने पति के बारे में एक बार सोचा और वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। और बाद में क्या हुआ कि मानसी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ अपने बच्चों को, सबको, कि कम से कम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, अभी जो कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी उस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज था, लेकिन अब जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाली कहानी है। दरअसल बात करें आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है बांदा ज़िला। और ये जो बांदा ज़िला है, इसी बांदा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है बिसंडा थाना और इसी बिसंडा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है चौसठ गांव। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम होता है राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा जो कि पेशे से एक टीचर हैं और अपनी पत्नी के साथ में एक बेहतर ज़िंदगी बिता रहे थे। राजेश कुशवाहा का एक 8 साल का बेटा भी था जिसका नाम इन्होंने प्रिंस रखा था। ये पूरा ही परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। परिवार में एक 8 साल का बच्चा है, पति पत्नी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 19 अक्टूबर साल 2025। 19 अक्टूबर साल 2025 को जो राजेश कुशवाहा जी होते हैं ये सुबह सुबह अपना तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद में अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। अब राजेश कुशवाहा अपने कॉलेज के लिए निकल तो गए थे, लेकिन इधर जो राजेश कुशवाहा की पत्नी थी ये अपने कामकाज में लग जाती हैं। अब राजेश कुशवाहा की पत्नी अपने काम में लगी थी, लेकिन जो 8 साल का बेटा प्रिंस था ये बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। अब प्रिंस बाहर खेल रहा है। राजेश कुशवाहा की जो पत्नी है पहले तो इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसके बाद में जब शाम का वक्त हो जाता है, जब तक प्रिंस को आ जाना चाहिए था, लेकिन जब प्रिंस लौट कर नहीं आता है तो राजेश कुशवाहा जी की जो पत्नी होती हैं ये बाहर अपने बेटे प्रिंस को ढूंढने के लिए जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये प्रिंस को ढूंढने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे प्रिंस तो मौजूद ही नहीं होता है। अब राजेश कुशवाहा जी की पत्नी प्रिंस को इधर उधर ढूंढती हैं। जो बच्चे साथ में खेल रहे थे उनसे पूछताछ करती है तो बच्चे बताते हैं कि प्रिंस तो हमारे साथ ही खेल रहा था, लेकिन फिर वो कहाँ चला गया इसके बारे में तो नहीं पता। अब जो राजेश कुशवाहा की पत्नी है वो डर के मारे अपने पति के प्रिंस को जगह जगह ढूंढ रही हैं। ये भी सोच रहे हैं कि प्रिंस आ जाएंगे तो वो क्या कहेंगे। थोड़ी ही देर के बाद में जो प्रिंस होते हैं वो भी घर आ जाते हैं। अब जब प्रिंस लौट कर घर आते हैं तो जो पत्नी होती है वो बताती है, जो राजेश जी लौट के आते हैं तो पत्नी बताती है कि जो प्रिंस है वो तो मिल नहीं रहा है, कहाँ चला गया। अब दोनों पति पत्नी बदहवास हैं, ढूंढ रहे हैं। इसी बीच में एक फ़ोन राजेश कुशवाहा जी के पास में आता है और वो व्यक्ति कहता है कि हमने तुम्हारे बच्चे प्रिंस का अपहरण कर लिया है। अब ये पूछते हैं कि अपहरण कर लिया, तुम्हें क्या चाहिए।
तो उधर से कोई बात बताई नहीं जाती है, फ़ोन कट कर दिया जाता है। अब बेचारे राजेश कुशवाहा जी दौड़े दौड़े भागे भागे अपनी पत्नी के साथ पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी कहती है कि इस पूरे मामले के अंदर हम छानबीन कर रहे हैं और जैसे ही जो इसमें दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और तुम्हारे बेटे को सही सलामत हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब इधर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले पूरे इलाके के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा, इससे सारी छानबीन जुटाती है। और जिस नंबर से पुलिस के पास में फ़ोन आया था, जो राजेश कुशवाहा जी के पास में फ़ोन आया था, उस नंबर की CDR, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें जब ट्रेस करती है तो पता चलता है कि ये नंबर तो किसी छोटा गुप्ता का नंबर है। लिहाजा पुलिस की एक टीम छोटा गुप्ता के घर पे पहुंचती है। वहाँ से छोटा गुप्ता को उठाती है और पूछा जाता है कि प्रिंस कहाँ है। तो छोटा गुप्ता कहता है कि प्रिंस तो मेरे पास है ही नहीं। उसके बाद में पुलिस पूछती है कि तुमने फ़ोन क्यों कहा। तो उसके बाद में छोटा गुप्ता बताता है कि ये फ़ोन तो मुझसे एक व्यक्ति अंकित ने कराया था। अब पुलिस पता करती है कि ये अंकित कौन है। उसके बाद में पुलिस अंकित को उठाती है। अंकित से जब पूछताछ की जाती है तो अंकित यहाँ पर अपना जुर्म कबूल करता है और जुर्म कबूल करने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल अंकित पुलिस को बताता है कि प्रिंस की तो हत्या हो गई है और मैंने ही उसका कत्ल कर दिया है। अब पुलिस जब कत्ल करने के पीछे की वजह पूछती है तो अंकित बताता है कि इस पूरे कत्ल में मैं अकेला शामिल नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ में एक और महिला शतरूपा वो शामिल है। अब शतरूपा के बारे में जब पता किया जाता है तो शतरूपा तो जो राजेश कुशवाहा जी हैं उनके पड़ोस में रहने वाली महिला है। लिहाजा शतरूपा को उठाया जाता है। साथ के साथ अंकित और शतरूपा से जब पूछताछ की जाती है तो अंकित और शतरूपा बताते हैं कि 19 अक्टूबर साल 2025 को जब प्रिंस बाहर खेल रहा होता है तो खेलते खेलते वो हमारे घर के अंदर आ जाता है और जैसे ही प्रिंस उस घर के अंदर पहुंचता है तो वो देखता क्या है कि शतरूपा और अंकित ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। अब 8 साल का बच्चा, उसे इतनी तो समझ है कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका प्रिंस को अपने सामने देखते हैं, घबरा जाते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि शायद अगर प्रिंस बाहर चला गया तो इस बारे में वो सबको बता देगा। लिहाजा उसके बाद में ये दोनों प्रिंस को पकड़ते हैं बहला फुसलाकर और उसके बाद में गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं और बाद को उसके शव को ले जाकर गांव के बाहर एक पुआल जो होता है, पुआल का जो ढेर होता है, उस ढेर के अंदर छुपा देते हैं। यकीनन दोस्तों जब ये दोनों पूरी कहानी सुनाते हैं तो इन दोनों की दरिंदगी सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर जेल के अंदर भेजती है। बहरहाल दोस्तों एक मासूम के कत्ल के जुर्म में इन दोनों को जेल तो भेजा जाता है, लेकिन इस कहानी के अंदर सोचने वाली बात यह है कि महज एक 8 साल का बच्चा और इन दोनों ने अपनी हवस को मिटाने के लिए, अपनी हवस को छुपाने के लिए उस मासूम का कत्ल कर दिया। तो इस दूसरी कहानी के अंदर सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। कभी भी किसी भी पड़ोसी के घर हमारा बच्चा ऐसे ही ना चला जाए, क्योंकि आजकल किसी भी इंसान का कोई भी भरोसा नहीं है। तो अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के रखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स हैं इसमें दिनेश कुमार ने लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक। तो शुक्रिया मेरे भाई। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, गुड स्टोरी। तो सोहनलाल सेतिया जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई, कहानी बहुत ही अच्छी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी अच्छी लगी भाई, दोनों कहानी आपकी बहुत बढ़िया है, शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा है लिखते हैं, सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं और कहानी अच्छी बताने वालों को पता नहीं कि बहुत दुख भरी कहानी है। तो राधेश्याम शर्मा जी आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं कई बार लोगों से कह भी चुका हूँ कि आप ये मत बोला करें कि कहानी बहुत अच्छी है, आप ये बोला करें कि सर आपने बहुत अच्छे ढंग से कहानी को समझाया है। शाहबुद्दीन जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी, सुरेंद्र शर्मा जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद लिखते हैं, गुड स्टोरी भाई, शुक्रिया मेरे भाई। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं, एज़ यूजुअल ए नाइस एंड यूज़फुल स्टोरी टोल्ड बाय यू। तो शरीफ मोहम्मद जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मीना जी नमस्ते बोलती हैं। अंसारी सुहेल जी हैं, लिखते हैं, जनाब मोहतरम सलाम वालेकुम। तो अंसारी सुहेल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं, नाइस वन डियर। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, माँ बाप अगर बाप बच्चों के साथ फ्रेंड बन के रहेंगे तो प्रॉब्लम ही होगी नहीं, समझदारी सब सॉल्व होगा, शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं, सर बहन के लिए कौन सा जान लड़का पागल था ये पता नहीं चला।
बहन के लिए कौन सा जवान लड़का पागल था। तो जिसने कत्ल किया है उसकी बहन के लिए एक जवान लड़का पागल था, इसलिए उसने उसी बहन के रूप में बनकर उस लड़के का कत्ल कर दिया। राजा सोलंकी लिखते हैं, नाइस भाई स्टोरी, बीकानेर से स्टोरी सुना और क्या हुआ भाई, शुक्रिया। सचिन चौधरी जी प्यारा सा कमेंट करते हैं, शुक्रिया। तो राजू सोलंकी जी, मैं आज भी आपकी स्टोरी के बारे में भूल गया और मैं कोशिश करूँगा कि जो दूसरे वाले चैनल पर अपडेट ले गया हूँ तो उसमें मैं कुछ अपडेट दे पाऊँ, क्योंकि राजू सोलंकी जी एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर अपडेट करा देते हैं तो मैं शायद ध्यान रख पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे काम रहते हैं, स्टोरी दूसरे हमारे जो ग्रुप के लड़के हैं वो लिखते हैं, तो सारी चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी थी जो मैंने आप लोग को सुनाई है इन दोनों ही कहानियों के अंदर। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी को मैंने आप लोग को सुनाया, इन दोनों ही कहानियों के अंदर आप लोग को जो भी मैसेज मिला हो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।